नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से हम देखेंगे। देखिए क्या है कि अगर हम किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं और हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आचार्य शुक्ल के बिना हिंदी साहित्य जो है एक तरह से अधूरा है। देखिए जो इनका इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, तो इसी पुस्तक को आधार बना करके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी इतिहास ग्रंथ को ही सबसे ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है। तो देखिए उसी पुस्तक से हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में आ भी चुके हैं, कई बार प्रश्न इनसे बन चुके हैं और बनने की जो संभावना है हर हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा इन्हीं से होती है। तो चलिए हम इन तथ्यों को देखेंगे और इसको हम समझने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए आज हम आदिकाल पे बात करेंगे, उसके बाद उसी प्रकार से हम हर कालखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम आदिकाल पे बात करेंगे। तो देखिए क्या है, आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल में हमें दो प्रकार की रचना मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा की। देश भाषा मतलब क्या है, जो बोलचाल की भाषा थी उसी को हम देश भाषा कहते हैं। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकरण किया है। तो शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है, बाकी सबको अप्रमाणिक माना है। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है इसको भी शुक्ल जी ने अप्रमाणिक रचना मानी है। तो देखिए ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि शुक्ल जी ने कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, किसको प्रमाणिक माना है, किसको नहीं माना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वहीं देखिए अगर हम बात करें अपभ्रंश काव्य की, तो देखिए अपभ्रंश काव्य तो विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इसको क्या है, इसको प्रमाणिक माना है रामचंद्र शुक्ल ने। और देश भाषा काव्य में अगर हम देखें तो खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका और परमाल रासो, इनको रखा है कि मतलब ये सारे जो ग्रंथ है देश भाषा काव्य की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए आल्हा का रूप जो है आपको पता होगा, परमाल रासो जो है आल्हा का रूप है उसमें, ठीक है। आल्हा, आपने आल्हा रामायण, आल्हा महाभारत सुना होगा, जिसको मतलब बहुत ही ज़्यादा वीर रस में गाया जाता है। खुसरो की पहेलियाँ आदि और विद्यापति की पदावली उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने जो है आदिकाल का नाम जो है वीरगाथा काल किया। तो इन किताबों के आधार पर, इन पुस्तकों के आधार पर ही उन्होंने आदिकाल का जो नामकरण है वह वीरगाथा काल किया, क्योंकि उस समय जो हमें पुस्तकों में मतलब जो चीज़ें देखने को मिलती है सर्वाधिकता वह दिखते वीर रस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और वीर रस के कारण ही, वीर रस की रचनाओं के कारण ही रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो नामकरण है वीरगाथा काल किया। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। तो इसका नाम जो है वीरगाथा काल भी रखा जा सकता है। आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जो आदिकाल नाम है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है और इसको मतलब सर्वमत प्राप्त हुआ। और आदिकाल जो नाम है ठीक भी लगता है, क्योंकि आदिकाल में हमें केवल एक प्रकार की प्रवृत्ति रचनाओं में नहीं देखने को मिलती, बहुत सारी प्रकार की प्रवृत्तियाँ जो हैं इन काल की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। जैसे धार्मिक काव्य भी देखने को मिलते हैं, वीर रस की रचनाएं भी देखने को मिलती है, सामाजिक रचनाएं भी देखने को मिलती है, लेकिन सर्वाधिकता जो है वीर रस की है। इसलिए शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम रखना ज़्यादा ठीक समझा। लेकिन हमें विद्यापति की रचनाएं भी देखने को मिलती हैं, अमीर खुसरो की पहेलियाँ, ये सारी मुखड़ियाँ, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इसीलिए जो लेखक थे, जो मतलब रचनाकार थे, उन्होंने इसका नाम वीरगाथा काल ना रख करके आदिकाल ही ज़्यादा उपयुक्त लगा, इसलिए हम इसको आदिकाल के नाम से जानते हैं। और ये हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड भी माना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए
प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। आपको पता होगी जो प्राकृत भाषाएं हैं उनकी 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था को पाली कहते हैं, जो कि भगवान बुद्ध, जो कि 500 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के 500 वर्ष पहले जब भगवान बुद्ध थे उस समय ये बोली जो है बोली जाती थी, पाली। दूसरी को प्राकृत कहते हैं, जो कि 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। तो देखिए, यह प्रश्न बनाया जाता है कि जो प्रथम प्राकृत है किसको कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत जो है किसको कहा जाता है। तो प्रथम प्राकृत जो है पाली को कहा जाता है, द्वितीय प्राकृत को कहा जाता है और तृतीय प्राकृत जो है अपभ्रंश को कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो देखिए, शुक्ल जी जो हैं वह अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था है उसी से हिंदी का आविर्भाव मानते हैं, मतलब उसी से हिंदी का उदय हुआ है, तो ये मानते हैं। वहीं देखिए, आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो प्राकृताभास हिंदी और पुरानी हिंदी और अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, ये जो शब्दों का प्रयोग है रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में किया है। सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीरदेव के समय तक माना जाता है। तो देखिए, इसका समय भी पूछा जाता है कि आदिकाल का जो समय है कब से कब तक माना जाता है। तो 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आदिकाल का समय जो है कब तक माना गया है, और ये संवत में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए, हालांकि प्रथम सिद्ध सरहपा को माना जाता है। आपको पता है कि जो प्रथम कवि है वह सरहपा को माना जाता है और ये सर्वमत से स्वीकार भी है। सरहपा को प्रथम सिद्ध भी माना जाता है और प्रथम कवि भी माना जाता है। देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सामान्यतः 769 ईस्वी स्वीकार किया गया है इनका समय, और किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी विक्रम संवत से लेकर 690 माना है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पद्यों की प्राप्ति को माना है। आपको पता होगा कि जो गद्य और पद्य, ये 2 प्रकार की विधाएं हैं रचना को करने की। जो पद्य की रचनाएं होती है उसमें कविता आती है, दोहा आती है, चौपाइयाँ आती हैं, इस प्रकार की रचनाएं होती है जिसको हम गा सकते हैं, जिसमें गेयता होती है। वहीं पद्य की जो रचनाएं होती है उसको हम पढ़ते हैं, उसमें विचारशीलता होती है, जैसे निबंध हो गया, नाटक हो गया, ये सारी चीज़ें को हम पढ़ते हैं, कहानी, उपन्यास, तो ये पद्य के अंतर्गत ये सारी रचनाएं आती हैं। वहीं देखिए, प्रायः लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। मतलब आपको पता है कि जब भी हम बोलचाल की जो भाषा होती है वह आम जन की भाषा होती है, उसमें वो जो भाषा होती है बहुत ही मतलब एक नीचे स्तर की कह सकते हैं एक तरह से, मतलब उसको हम लिख नहीं सकते, मतलब वो भाषा जो है एक औपचारिक रूप नहीं लेती। वहीं जो साहित्य की जो भाषा होती है ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, उसको बड़े ही सजा के लिखा जाता है, उसको बहुत ही सोच समझ कर लिखा जाता है और उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि प्रायः लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती हैं, बल्कि उस समय हमें किस प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है, उस समय हमें देश भाषा की रचनाएं देखने को मिलती है, राजस्व ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की हमें रचनाएं उस समय देखने को मिलती है। और देखिए, के कवियों की भाषा थी, जो अपभ्रंश जो थी वह कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है, बोलचाल की भाषा
घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे। तो देखिए जो भाषा जो थी ना, घिस घिस कर मतलब वह उतना परिवर्तन हुआ कि वह जो भाषा है बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्तर की हो गई। और जो चारण लोग होते थे, भाट होते थे, चारण भाट या कवि, ये सारे के सारे एक ही होते थे। कोई मतलब रचना लिख के सुनाता था, कोई गाता था उसको, तो वह सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो जो चारण लोग होते थे वे अपने राजाओं को सुनाया करते थे, कविता सुनाया करते थे, उनका महिमा मंडन किया करते थे, चारण भाट ये सब। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे, मतलब बोलचाल की भाषा और प्रभंस की भाषा को मिलाकर वे राजाओं को सुनाया करते थे अपनी रचनाओं को। वहीं देखिए जो उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा में कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चली रही। तो देखिए ये जो प्रश्न है पूछा गया है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये पूछी गई है 2019 के एग्ज़ाम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है कहाँ से पूछी गई है। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से पूछा गया है। तो आप इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ तो मैं बाकी शेयर करूँगा ही, तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है पूछी गई है। वहीं देखिए उस समय की बोलचाल की भाषा जो विद्यापति ने देसी भाषा कहा, विद्यापति जो है उस समय की जो बोलचाल की भाषा है उसको क्या कहते हैं, देसी भाषा कहते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से शुक्ल जी ने देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है और शुक्ल जी ने भी उसी के कारण देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है अपनी रचना में। उस समय की बोलचाल की भाषा देश भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त है। वहीं देखिए देश भाषा की अन्य रचनाओं पर प्राकृत की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो देखिए जो रूढ़ियाँ थी, मतलब जो पहले की परंपराएं चली आ रही थी वह तो दिखेंगी ही रचनाओं में, क्योंकि कोई भी चीज़ जो परंपरा होती है एक बार में ख़त्म नहीं हो जाती है। तो हमें प्राकृत भाषा में जो रूढ़ियाँ थी रचनाओं को लेकर, वे सारी की सारी परंपराएं जो हैं हमें इस भाषा में भी देखने को मिलती है और जो अपभ्रंश है उसके अंतर्गत भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वहीं देखिए शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। देखिए शुक्ल जी ने पढ़ने की आसानी के कारण, मतलब लोगों को समझ में जल्दी आए इस आसानी के लिए आदिकाल को 4 भागों में बांटा है, जिसका नाम रखा है, पहले प्रकरण का नाम रखा है सामान्य परिचय, दूसरे प्रकरण का नाम रखा है अपभ्रंश काव्य, तीसरे का नाम रखा है देशभाषा काव्य और चौथे का रखा है फुटकल रचनाएं। तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि किस प्रकार की बातें हैं। जो इसमें सामान्य परिचय में इन्होंने आदिकाल का सामान्य परिचय दिया है, बताया है कि आदिकाल का उद्भव कैसे हुआ है। देखिए आप इसको देख ही लीजिए सामान्य परिचय में क्या है। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। ये विशेषताएं हैं अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रकृति का निश्चय नहीं होता है, धर्म नीति श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। तो दोहों के अंतर्गत भी हमें हर प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती है, श्रृंगार हो, फिर वह वीर रस की हो, नीति की हो, धर्म की बात हो, सारी सारी रचनाएं जो है हमें दोहों में भी देखने को मिलती है। वहीं देखिए इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास हिंदी है। जो रचनाएं असंदिग्ध है, मतलब जो क्लेरिफाई हो चुकी है कि मतलब हाँ ये जो रचनाएं हैं इसी काल की है और उनकी जो भाषा है प्राकृताभास हिंदी है, जिसको हम अपभ्रंश भी कहते हैं। और देखिए जो प्रकरण 2 है, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य की बात की गई है। तो प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य की बात की गई है।
पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताओं तो चली हो आती थी। देखिए क्या है, फिर से पढ़ते हैं। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रसार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। तो अपभ्रंश भाषा जो थी, इसके अंतर्गत जैन धर्म के लोग भी रचनाएं करते थे, बौद्ध धर्म की रचनाएं भी करते थे, और जो धर्मावलंबी थे वह भी ये रचनाएं करते थे। देखिए, सबसे पहले पाली बोली जाती थी, उसके बाद प्राकृत बोली जाती थी, उसके बाद अपभ्रंश का प्रचलन बढ़ा। देखिए, जिस समय जो बोली बोली जाती है उसी को साहित्य में स्थान मिलता है। जैसे कि आजकल आधुनिक भाषा का समय है, तो आजकल के अगर आप गाने सुनते होंगे तो गाने में हमें जो मतलब शब्दों का मतलब पता है, जिन शब्दों का मतलब पता है, वर्ड्स का मतलब पता है, आजकल गाने आप सुनते होंगे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मतलब हर शब्द को उसमें जोड़ा जा रहा है और उससे गाने बनाए जा रहे हैं, ताकि क्या है, लोगों को समझ में आए और वे गाने को सुन के आनंद ले सके। तो इस समय जो अपभ्रंश भाषा का प्रचलन बढ़ा, तो अपभ्रंश में कुछ शब्दावलियाँ जो थी प्राकृत भाषा की थी, कुछ उससे पुरानी थी। तो मतलब शब्दावलियाँ जो थी, डिक्शनरी के जो शब्द थे, वे सब मिले जुले थे। तो इसलिए जो साहित्य की भाषा थी वह भी अपभ्रंश सबने कर दी, और बौद्ध धर्म के जो मतावलंबी थे उन्होंने भी इसका प्रयोग किया, इस भाषा का। जैन धर्म वालों ने भी प्रयोग किया, और जो हिंदू धर्म के मतलब ब्राह्मण थे, ये इन लोगों ने भी इसका प्रयोग किया, और बहुत जगह हमें देखने को मिलता है। और देश भाषा जो रचनाएं थी उसके अंतर्गत हमें रचनाएं बहुत सारी देखने को मिलती है, और फुटकल रचनाओं में भी हमें बहुत सारी रचनाएं जो है इसी भाषा से प्रेरित देखने को मिलती है। तो देखिए, आदिकाल में यही सारी चीज़ें जो हैं